अच्छा, अब हम बात करते हैं करेक्टिंग एंट्रीज़ की। करेक्टिंग एंट्रीज़ जो हैं वो ज़रूरी नहीं है, अगर आपका जो भी अकाउंटिंग का प्रोसेस है, वो अगर आपने ठीक किया है, अगर वो एरर फ्री है, मतलब उसमें कोई एरर्स नहीं है, तो दैट मीन्स कि आपको ज़रूरत नहीं है करेक्टिंग एंट्रीज़ पास करने की। लेकिन ये होता है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी दोस्त की हेल्प करते हैं या एक रनिंग बिज़नेस आप परचेज़ करते हैं, किसी बिज़नेस की अकाउंटिंग को दरमियान में अकाउंटिंग पीरियड के जो है वो आप जॉइन करते हैं। तो अक्सर आपको नज़र आता है कि बुक ऑफ अकाउंट्स में कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं हुए, कुछ एक्सपेंसेस गलत रिकॉर्ड हो गए हैं, कुछ ट्रांसक्रिप्शन के एरर्स हैं, मतलब कि राइटिंग करते हुए कुछ ट्रांसपोज़िशन हो गई, 69 लिखना था 96 लिख दिया, 78 लिखना था 87 लिख दिया। ट्रांसपोज़िशन के एरर्स हो सकते हैं, तो इस तरह के एरर्स को फिर आप करेक्ट करने के लिए करेक्टिंग एंट्रीज़ पास कर सकते हैं। लेकिन ये जब भी पास की जाएँगी मस्ट बी पोस्टेड बिफोर क्लोजिंग एंट्रीज़, इनको हमेशा आप क्लोजिंग एंट्री से पहले पास करेंगे। ठीक है? ताकि आपके रिकॉर्ड्स जो हैं, वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेज़ेंट करें बिज़नेस की। क्वेश्चन इज़ कि आखिर क्लोजिंग एंट्रीज़ हम बाद में क्यों पास करते हैं और करेक्टिंग एंट्रीज़ पहले क्यों पास करते हैं? उसकी एक रीज़न है, क्योंकि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करके इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करना है बिज़नेस में। आपकी टैक्स अथॉरिटीज़ ने जो है वो टैक्स कलेक्ट करना है। ठीक है? आपके जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने देखना है कि इस बिज़नेस के पास इतना कैश फ्लो फ्यूचर में आ रहा है कि ये हमें पैसे देंगे वापस। ठीक है? तो वो सब लोग, वो सारे स्टेक होल्डर्स आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इश्यूज़ हैं, करेक्शंस होने वाली हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मिस्टेक्स हैं, तो उनकी डिसीजन मेकिंग डिस्टॉर्ट हो जाएगी, वो बायस्ड डिसीजंस करेंगे। तो उनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो अच्छी करने के लिए आपने ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द बिज़नेस रिप्रेज़ेंट करनी है, जो कि एरर फ्री हो। इसलिए पहले आप करेक्टिंग एंट्रीज़ पास करेंगे, उसके बाद बुक ऑफ अकाउंट्स को क्लोज़ करेंगे। इसके लिए ज़रूरी होता है कि जब भी आप क्लोजिंग एंट्रीज़ पास करने की कोशिश करें, उससे पहले आप वर्कशीट बनाएँ और वर्कशीट बनाते हुए ये गौर से देखें कि कोई भी अकाउंट ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड तो नहीं, कोई एरर तो नहीं रह गया, कोई एंट्री ऐसी तो नहीं है जो मिस हो गई है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर कहीं पे करेक्टिंग एंट्री की ज़रूरत पड़ती है, वो आप पास करते हैं और फिर आप क्लोजिंग ऑफ द बुक्स की तरफ जाते हैं। ओके, सो इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग अ करेक्टिंग एंट्री, इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स द इनकरेक्ट एंट्री। अगर आप ये भी देख सकते हैं कि अगर किसी एंट्री को रिवर्स कर दें, उससे अगर मिस्टेक जो है वो ठीक हो जाएगी, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो रिवर्स एंट्रीज़ जो हैं वो आप पास कर सकते हैं। इस बुक के इस चैप्टर में 4th चैप्टर के आखिर पे एक टॉपिक भी है, रिवर्स एंट्रीज़ कैसे पास करते हैं और उनका इम्पैक्ट कैसे होता है। तो वो बात यही है कि अगर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पे डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट करने से आपका सॉल्यूशन हो जाता है, तो फिर आप वो कर लें। तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं, इन एग्ज़ाम्पल से क्लियर होगा। At Batavia Company, the following errors were discovered after the transactions had been journalized and posted. तो जर्नलाइजेशन और पोस्टिंग के बाद, यानी जर्नल भी बन गया, लेजर अकाउंट्स भी बन गया, उसके बाद आपको एरर्स नजर आए, तो आपने करेक्टिंग एंट्रीज पास करनी है। अब नंबर 1 देखते हैं कौन सी करेक्टिंग एंट्री है। अ कलेक्शन ऑन अकाउंट, कुछ कलेक्ट किया आपने, यानी कि आपने कैश कलेक्ट किया। ऑन अकाउंट का मतलब ये है कि अकाउंट रिसीवेबल्स, उधार का जो पैसा था, जो आपके कस्टमर्स ने आपको देने थे पैसे, उनमें से कलेक्शन किया आपने। ठीक है, फ्रॉम अ कस्टमर, एक कस्टमर से, एंड इट वाज रिकॉर्डेड एज अ डेबिट, और इसको एज अ डेबिट आपने रिकॉर्ड किया था। किसको? जो अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं। तो टू कैश, अच्छा, जो आपने रिसीव किया उसको आपने कैश में डेबिट किया है, क्योंकि जब आप कैश रिसीव करते हैं तो कैश को ही डेबिट करते हैं। एंड अ क्रेडिट टू सर्विस रेवेन्यू। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे, मसला आपने यहाँ पे किया है कि आपने उसको सर्विस रेवेन्यू में क्रेडिट के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया। देखिए, जब इनिशियली हमने इन कस्टमर्स को प्रोडक्ट दी या फिर सर्विसेज प्रोवाइड की, तो उस वक़्त हमने कैश रिसीव नहीं किया। तो उस वक़्त हमने क्या जर्नल एंट्री पास की होगी? उस वक़्त हमने जर्नल एंट्री ये पास की होगी कि अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स रेवेन्यू और सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट। तो ये एंट्री हमने पास की थी जिसमें रेवेन्यू को हम क्रेडिट कर चुके होते हैं। तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं जब हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि सर्विस रेवेन्यू तो हमने पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया हुआ है, तो यहाँ पे दोबारा तो नहीं रिकॉग्नाइज करना चाहिए ना। अब यहाँ पे एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश आपने डेबिट करना है क्योंकि कैश रिसीव हुआ है, लेकिन आपके अकाउंट रिसीवेबल्स कम हुए हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल्स को आप क्रेडिट करेंगे। तो ये करेक्ट एंट्री है जो आपने पास करनी है। कैश डेबिट
एंड अकाउंट रिसीवेबल्स क्रेडिट, लेकिन उसकी जगह आपने इनकरेक्ट एंट्री पास की है, कैश को सही डेबिट किया है और सर्विस रेवेन्यू को आपने क्रेडिट कर दिया है। तो एक ऐसा अकाउंट है जिसको क्रेडिट नहीं करना था, उसको आपने क्रेडिट कर दिया। तो सर्विस रेवेन्यू अकाउंट में आपको, सर्विस रेवेन्यू का जो अकाउंट होगा उसकी क्रेडिट साइड पे आपको 780 से ज़्यादा रकम नज़र आएगी, क्योंकि आपने वहाँ पे अननेसेसरीली इसको क्रेडिट कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। तो अब इसको रिवर्स करना है तो कैसे करेंगे? इस इफ़ेक्ट को कैसे खत्म करेंगे? इसको करेंगे हम डेबिट। तो 780 से डेबिट करेंगे तो ये 780 का इफ़ेक्ट खत्म हो जाएगा। तो जब हम करेक्टिंग एंट्री पास करेंगे तो उसमें डेबिट क्या करेंगे? सर्विस रेवेन्यू। अच्छा, क्रेडिट क्या करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल को हमने क्रेडिट करना था 780 से, उसको क्रेडिट किया ही नहीं है। तो इसको हम अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे 780 से, तो हमारे पास करेक्टिंग एंट्री भी पास हो जाएगी। ये सर्विस रेवेन्यू का जो एरर है ये भी करेक्ट हो जाएगा और उसके बाद जो अकाउंट रिसीवेबल में अमाउंट नहीं ट्रांसफर हुई थी क्रेडिट साइड पे, वो भी हो जाएगी। तो अब अकाउंट रिसीवेबल पे जो क्रेडिट साइड है उसमें भी 780 आपको नजर आएगा और ये करेक्शन एंट्री जो है इसकी वजह से ये एरर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द परचेज ऑफ सप्लाईज, द परचेज ऑफ सप्लाईज परचेज किए हैं ऑन अकाउंट उधार पे फॉर $1570 was recorded as a debit और स्टोर सप्लाईज में आपने सप्लाईज परचेज करके डेबिट कर दी हैं, तो जब आप उनको परचेज करेंगे तो स्टोर सप्लाईज को डेबिट ही करते हैं, जब एसेट परचेज करते हैं उसको डेबिट ही करते हैं। तो इस यहाँ तक कोई मसला नहीं है। इसका मतलब एंड अ क्रेडिट टू अकाउंट पेबल फॉर 1750, तो आपने अकाउंट्स ठीक इस्तेमाल किए, अकाउंट पेबल को ही आपने क्रेडिट करना था। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? दिस इज ट्रांसपोजिशन एरर, कि आपने 1570 लिखना था, 1570 लिखना था, बट आपने क्या लिख दिया? 1750। तो ये राइटिंग का एरर हो सकता है। अब क्योंकि ये रिकॉर्ड हो चुकी है एंट्री, अब इसके एरर को दूर करने के लिए आपने पहले तो देखना है कि करेक्ट एंट्री क्या थी। तो करेक्ट एंट्री थी हमारे पास, स्टोर सप्लाईज को हमने डेबिट करना था और क्रेडिट करना था अकाउंट्स पेबल को। कितने से? 1570 से। लेकिन यहाँ पे हमने 1750 से कर दिया, तो हम इनका डिफरेंस देखेंगे। पहले तो आप जब करेक्ट एंट्री और इनकरेक्ट एंट्री दोनों लिख लें तो आप ये चीज़ नोट करें कि डिफरेंस कितना है और वो डिफरेंस अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। उस अकाउंट को, उसमें अमाउंट कम होनी चाहिए थी या ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि स्टोर सप्लाईज में अमाउंट कम होनी चाहिए थी लेकिन ज़्यादा लिख दिया आपने। इसी तरह अकाउंट्स पेबल में अमाउंट कम होनी चाहिए थी, आपने ज़्यादा लिख दी। तो इन दोनों को आपने कम करना है। तो कम कैसे करेंगे? अगर ये डेबिट ज़्यादा हो गया तो इसको जितने से डेबिट ज़्यादा हुआ है उतने से क्रेडिट कर देंगे। अगर ये क्रेडिट ज़्यादा हो गया तो जितने से क्रेडिट ज़्यादा हुआ है उतने से डेबिट कर देंगे। तो रिवर्स एंट्री पास करेंगे, अकाउंट्स पेएबल 180 से डेबिट करेंगे ताकि ये कुछ क्रेडिट अमाउंट 180 की अमाउंट कम हो जाए और स्टोर सप्लाईज को आप क्रेडिट करेंगे 180 से। तो इस रिवर्स एंट्री की वजह से क्या होगा? ये जो 180 का डिफरेंस था ये इसकी करेक्शन हो जाएगी। तो ये हमारी करेक्टिंग एंट्री है जो हम पास करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। तो इस तरह से बाकी भी कुछ अगर कोई प्रॉब्लम हो, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने दोनों अकाउंट्स ही गलत लिख दी हैं, तो फिर आपको दो एंट्रीज भी पास करनी पड़ सकती हैं। आपको कंपाउंड एंट्री भी पास करनी पड़ सकती है जिसमें आप दोनों अकाउंट्स को, उनका इफेक्ट भी रिवर्स करें और उसके साथ दो हेड वो भी यूज करें जिसमें आपने एक्चुअल एंट्री पास करनी थी। ठीक है, तो वो भी आपको क्वेश्चन में एग्जाम्पल मिल सकती है उस तरह की। राइट, सो जो नेक्स्ट सेक्शन है ये हमारा क्लासिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में है। तो हम देखेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट को, इसके बाद हम लेटर ऑन इनकम स्टेटमेंट और जो आपकी इक्विटी स्टेटमेंट होती है वो भी देखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस शीट की, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट। यहाँ पे बैलेंस शीट की ही क्यों बात कर रहे हैं हम? बिकॉज हमने अभी बात की कि जो हमारे टेम्पररी अकाउंट्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं और बाकी हमारे परमानेंट अकाउंट्स जो हैं वो आगे ट्रांसफर हो जाते हैं। वो कौन से अकाउंट्स हैं? वो बैलेंस शीट अकाउंट्स हैं जिनमें आपके एसेट्स हैं, एसेट्स में आपके करंट एसेट्स हैं, फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है यानी कि फिक्स्ड एसेट्स हैं, और उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स हैं। जैसे कि आपके पास इंटेंजिबल एसेट्स में आगे एग्जांपल्स देखेंगे, ट्रेडमार्क्स आ सकते हैं, कॉपीराइट्स आ सकते हैं। उसके बाद लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी या शेयर होल्डर्स इक्विटी। अगर कंपनी हो तो कंपनी में हम शेयर होल्डर्स इक्विटी देखते हैं, अगर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हो तो उसमें हम ओनर्स इक्विटी देखते हैं। राइट, सो लेट्स सी कि बैलेंस शीट में क्या कुछ होता है।
तो करंट एसेट्स कुछ चीज़ें यहाँ पे रिपीट होंगी जो हमने पहले ही पढ़ी हुई हैं। तो करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स को हम बोलते हैं जो कि विद इन 1 ईयर यूज़ हो जाते हैं। उनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं होती, शॉर्ट टर्म होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहे होते हैं। और यूजुअली वो ऑपरेशंस में, बिज़नेस के ऑपरेशंस में मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये ऑपरेटिंग साइकिल में इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है? तो ऑपरेटिंग साइकिल बिज़नेस का इतना लंबा नहीं होता। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? आपने प्रोडक्ट्स परचेज़ की, उन फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, उससे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसको स्टोर्स में बेच दिया। तो ये जो साइकिल है इसको हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। तो ये इतना लंबा नहीं होता, 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का होता है, साल के अंदर कई ऑपरेटिंग साइकिल्स हो सकते हैं। ठीक है? तो ये आपको एक्सप्लेनेशन, इसकी डेफिनिशन भी दी गई है। ऑपरेटिंग साइकिल इज़ द एवरेज टाइम इट टेक्स फ्रॉम द परचेज़ ऑफ इन्वेंटरी टू द कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर्स। तो आप इन्वेंटरी लेके उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके या उसको सेल आउट करके कस्टमर से पैसा जब तक ले लेते हैं, वो ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अगेन ये भी एक साइकिल है क्योंकि ये बार-बार चलता है। राइट। तो करंट एसेट्स की एग्जांपल्स देखते हैं। अब मुख्तलिफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं मुख्तलिफ कंपनीज की, उनमें से जो रेलिवेंट एग्जांपल्स होंगी वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश का तो आपको पता है, कैश में दो चीज़ें आती हैं। नंबर वन, वो पैसा जो कंपनी के वॉलेट में पड़ा हुआ है, मतलब कंपनी के पास जो कैश रेडीली अवेलेबल है करेंसी की शक्ल में, उसको हम कैश बोलते हैं। प्लस जो कंपनी का बैंक अकाउंट होता है वो भी कैश में ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि कंपनी उसमें बैंक अकाउंट से आप फॉरेन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को भी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है? जब एक बिजनेस किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज करता है या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं। क्यों कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं? क्योंकि उनको आप फ़ौरन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उनको फ़ौरन सेल आउट करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट करंट एसेट जो है वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि ये जिस तरतीब में लिखे होते हैं करंट एसेट्स, उसको हम बोलते हैं कि दे आर रिटन अकॉर्डिंग टू देयर लिक्विडिटी। व्हाट इज़ लिक्विडिटी? लेट मी एक्सप्लेन। लिक्विडिटी मीन्स कि आप किसी एसेट को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी ख्याल रखनी है कि अगर मेरे पास 20 लाख की गाड़ी है और मैं उसको कैश में उसको बेचना चाहता हूँ, कैश लेना चाहता हूँ। अगर मैं किसी को कहूँगा 3 लाख में परचेज़ कर लो, वो तो फ़ौरन बिक जाएगी। तो कैश में तो फ़ौरन कन्वर्ट हो जाएगी। नो, दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे। द प्रॉपर वे इज़ कि उस एसेट की वैल्यू भी लूज़ नहीं होनी चाहिए। वो जितने का एसेट है उतने का बिके। तो एक लैपटॉप बेचना ज़रा ईज़ी है, एक गाड़ी बेचना ज़रा मुश्किल है। इसी तरह अगर आप ये देखें कि आपका जो सेल फ़ोन है, वो आपके लैपटॉप से भी ज़्यादा लिक्विड है, उससे भी जल्दी बिक जाएगा। अगर आपके पास कोई बॉन्ड्स पड़े हुए हैं किसी कंपनी के या शेयर्स पड़े हुए हैं, वो उससे भी जल्दी बिक जाएँगे। ठीक है? तो कैश तो करेंसी की फॉर्म में होता है, होता ही लिक्विड है। उसके बाद फिर कैश इक्विवेलेंट्स आते हैं। इक्विवेलेंट्स का मतलब ये है किसी और कंपनी के शेयर्स या बॉन्ड्स जो एक बिज़नेस ने परचेज़ किए हुए हैं, वो उसके लिए एसेट्स होते हैं। फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो आपने दूसरे बिज़नेसेस में की हुई हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है? इसमें भी गवर्नमेंट के कुछ टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स या ट्रेजरी बॉन्ड्स आ सकते हैं। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल्स, जिन्हें हम ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल्स भी कहते हैं। जब ट्रेडिंग कंपनी होती है ना, कोका कोला जो है वो चीज़ें लेके, इन्वेंट्री लेके उसको रीसेल करती है, तो ये एक ट्रेडिंग कंपनी है। तो फिर उसके जो रिसीवेबल्स होते हैं उनको हम ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल भी बोल सकते हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट वही है अकाउंट रिसीवेबल्स का। तो लिक्विडिटी में इनके बाद अकाउंट रिसीवेबल्स ही आते हैं। उसके बाद आती हैं इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री का मकसद ये है कि अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई रॉ मटेरियल परचेज किया हुआ है, वो भी इन्वेंट्री है। अगर आपने कोई चीज़ें, फॉर एग्जांपल दुबई प्लाज़ा में जाएँ तो लोगों ने मोबाइल्स परचेज़ करके रखे होते हैं, लैपटॉप्स परचेज़ करके रखे होते हैं, क्योंकि कस्टमर्स को वो चीज़ें सेल आउट करते हैं। तो जब वो अपनी दुकान में वो चीज़ें रखते हैं तो वो इन्वेंट्री बोलते हैं उसे। जैसे आप स्टॉक भी बोलते हैं, लेकिन स्टॉक जो है वो अकाउंटिंग की टर्म में शेयर्स को बोलते हैं। तो स्टॉक को आपने इन्वेंट्री से कन्फ्यूज़ नहीं करना। तो इन्वेंट्रीज़ इन्वेंट्रीज़ वो चीज़ें हैं जो रीसेलिंग के लिए आप परचेज़ करते हैं, तो वो भी आपके करंट एसेट्स में आती हैं। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो आप एडवांस में दे देते हैं। एंड अदर एसेट्स, सप्लाईज पढ़ा था ना, सप्लाईज और इस तरह के शॉर्ट टर्म एसेट्स जो कि आपके जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, उनको आप अदर एसेट्स में लिख लेते हैं क्योंकि उनकी उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती। जैसे ऑफिस की स्टेशनरी है, बॉल पॉइंट्स हैं, तो उनको अदर एसेट्स में लिख देते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते उनके कि जो आप उनको स्पेशली एक पूरा हेड दें, क्योंकि उसके लिए फिर अलग से अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, उनकी मैनेजमेंट करनी पड़ती है।
तो जब करंट अकाउंट्स का सेक्शन, करंट अकाउंट्स में आप देखें, आपने सारे अकाउंट्स लिखे करंट एसेट्स के और उसके बाद उनका टोटल किया, तो टोटल करंट एसेट्स आपके पास इतने आ गए। तो ये सेक्शन था करंट अकाउंट्स का। रिव्यू क्वेश्चंस मैं आप पे छोड़ूंगा, आप इनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप रिव्यू क्वेश्चंस भी आंसर कर लेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, तो अब बात है कि आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स जो कि जिनकी एज 1 साल से ज़्यादा है, अगर आपने कंपनीज के बॉन्ड्स परचेज किए हैं या शेयर्स परचेज किए हैं, ऐसे जो कि 1 साल से ज़्यादा मुद्दत के हैं, शेयर्स तो होते लॉन्ग टर्म है, तो बॉन्ड्स की वैल्यू, बॉन्ड्स की जो एज होती है वो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल से ज़्यादा, इवन के 100 ईयर्स के बॉन्ड्स भी इशू होते हैं। ठीक है, तो उनकी काफ़ी लंबी एज होती है। तो अगर लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या फिर किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है किसी और कंपनी का जिसमें आपने पैसे लगाए हैं, आपके बिजनेस के पैसे लगे हुए हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो जो बिजनेस की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जी? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है, मार्केटेबल डेट सिक्योरिटीज। तो ये एक फाइनेंशियल टर्म है, अकाउंटिंग की टर्म है। याहू ने अपनी बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म मार्केटेबल डेट सिक्योरिटीज जो हैं वो शो की हुई हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। स्टॉक मार्केट है और स्टॉक मार्केट में हम शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो जब हम स्टॉक मार्केट से शेयर्स परचेज करेंगे, वहाँ पे सेल करेंगे, तो हम उन सिक्योरिटीज़ को, सिक्योरिटी से मुराद क्या है? शेयर्स एंड बॉन्ड्स। तो उन सिक्योरिटीज़ को, शेयर्स एंड बॉन्ड्स को कहेंगे मार्केटेबल, कि हम उन्हें मार्केट में सेल कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म क्यों बोलेंगे? क्योंकि उनकी एज 1 साल से ज़्यादा है। वो 1 साल से ज़्यादा अपने पास रखने के लिए हमने परचेज किए हैं, राइट? सो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आपको करंट एसेट्स में भी नज़र आएँगी। वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होंगी जो 1 साल के अंदर-अंदर आपने सेल आउट कर देनी है। और लॉन्ग टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वो होंगी जो आपने 1 साल से ज़्यादा में सेल आउट करनी है। इसके अलावा भी लॉन्ग टर्म एसेट्स हो सकते हैं अगर आप दूसरी कंपनीज़ के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, 1 साल से ज़्यादा चलेंगे। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको पीपीई भी बोलते हैं। तो लॉन्ग टर्म होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी है, आपके पास ज़मीन है, लैंड है, बिल्डिंग है। उसके बाद प्लांट है जिसमें आप प्रोडक्शन करते हैं। इक्विपमेंट है, आपका फर्नीचर है, आपके फिक्सचर्स हैं, ये सारे आपके फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं। फिक्स्ड क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड होते हैं एक जगह पे, इनको, इनकी मूवमेंट ईज़ी नहीं होती और इनके हर एसेट का अपना एक नंबर होता है। जब आप अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स बिल्ड करते हैं, उसमें हर फिक्स्ड एसेट का अपना एक नंबर होता है, उस नंबर से आप उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो ये ऑपरेशंस में भी यूज़ होते हैं क्योंकि सारे काम आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ लैंड पे, बिल्डिंग में ही हो रहे होते हैं। आपकी प्लांट में प्रोडक्शन हो रही होती है, इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं। अब क्योंकि इनकी यूज़फुल लाइफ होती है ख़ास टाइम तक, तो उस यूज़फुल लाइफ को हम एलोकेट कर देते हैं। ओवर द ओवर द उस यूज़फुल लाइफ पे हम कॉस्ट को एलोकेट कर देते हैं। सो आपने डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट सुना था, डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट पे हमने एग्जाम्पल्स भी पास की हैं। तो डेप्रिसिएशन ये होती है कि जो किसी भी फिक्स्ड एसेट की, ये फिक्स्ड एसेट्स की ही डेप्रिसिएशन होती है। किसी भी फिक्स्ड एसेट की जो कॉस्ट होती है, जितने पे आपने उसको परचेज़ किया है, उसको हम एलोकेट कर देते हैं ओवर द यूज़फुल लाइफ, जितनी भी एसेट की लाइफ है। फॉर एग्जांपल, एक छोटी-सी एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो डेप्रिसिएशन की और भी मेथड्स हैं। अगर आपने 1 लाख का एक एसेट परचेज़ किया, इक्विपमेंट परचेज़ किए और वो 5 साल चलेगा, तो हर साल उसकी वैल्यू में कितनी कमी आएगी? 20,000 की। तो 5 साल के लिए 1, 2, 3, 4, 5, हम 5 सालों पे 20,000 को एलोकेट कर देंगे, 20,000 ईच ईयर। तो 5 साल के बाद उसकी बुक वैल्यू, यानी कि हमारे अकाउंट्स में उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो उसके बाद उसको हम डिस्पोज़ ऑफ कर देंगे, बेच देंगे या फिर ज़ाया कर देंगे। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है जी? टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस्ड दस फॉर इन द एसेट्स लाइफ। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे आप देख सकते हैं कि फिक्स एसेट जो है उसमें डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी है, उससे आपको ये पता चल जाता है कि अब इस टाइम में इस एसेट की वैल्यू कितनी है, उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। तो हम ये देख सकते हैं कि बुक वैल्यू कितनी है। अब बुक वैल्यू का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट वैल्यू भी है, मार्केट में वो कितने का बिक रहा है वो अलग बात है, लेकिन बुक्स में, बुक ऑफ अकाउंट्स में वो कितने का है ये पता चल जाता है हमें। अब यहाँ पे देखें एग्जांपल्स आपको के टू इनकॉर्पोरेशन की जो बैलेंस शीट है उसमें से हमने ली है कि प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट में क्या कुछ आ रहा है। लैंड एंड लैंड इम्प्रूवमेंट्स, लैंड के बाद वो बाहर वो आपने पार्किंग स्पेस बनाई होती है, लैंड के ऊपर एक फेंस लगाई होती है,
ये लैंड इम्प्रूवमेंट्स कहलाती हैं, उनको भी लैंड का हिस्सा समझा जाता है क्योंकि उनकी भी कीमत होती है। उसके बाद लैंड के ऊपर बिल्डिंग्स हैं और लीज़ होल्डिंग है। अगर आपने बिल्डिंग में कुछ ऐसा एरिया भी रखा हुआ है जो लीज़ पे है, तो ये आपकी बिल्डिंग्स और लीज़ होल्डिंग सारी इसमें आ जाती हैं। उसके बाद मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस। इवन जो कंस्ट्रक्शन आपकी इन प्रोसेस होती है, बिल्डिंग किसी हद तक तैयार हो चुकी होती है, वो भी आपका लॉन्ग टर्म एसेट होता है, वो भी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर आता है। अब देखिए यहाँ पे एक ख़ास चीज़ आपने देखनी है, वो है लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कि ये आपने सारे के सारे जो आपके फिक्स एसेट्स हैं, इनकी वैल्यू इतनी है तकरीबन $2,72,959, लेकिन इतने ये डेप्रिसिएट हो चुके हैं, इसमें से ये माइनस करेंगे हम 131,995, तो इनकी बुक वैल्यू कितनी रह गई है? तो ये हिस्टोरिकली इतने के परचेज़ किए हमने, हमारे पास इनकी कॉस्ट इतनी थी, लेकिन अभी इनकी बुक वैल्यू कितनी रह गई है? वो ये रह गई है 140,964। अगेन मैंने आपको बताया ये बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। ये मार्केट वैल्यू नहीं है। मार्केट में अगर इस लैंड को बेचेंगे क्या पता महंगी बिके। हमने 6,794 की परचेज़ की, क्या पता 10,000 से ज़्यादा की बिक जाए। ठीक है? तो मार्केट वैल्यू समथिंग एल्स एंड अकाउंटिंग बुक वैल्यू समथिंग एल्स। तो दिस इज हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि हम जब भी फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं उनको हम किस पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, यानी जिस पे हमने परचेज किया उस पे रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है इनटेंजिबल एसेट्स। तो टाइम वार्नर की आप मूवीज भी देखते होंगे, ये एक कंपनी है, इनके बहुत सारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। फॉर एग्जांपल इनके पास फिल्म की लाइब्रेरी है एक, जो इन्होंने फिल्म्स बनाई हैं उनके मास्टर जो कॉपीज हैं वो इनके पास अवेलेबल हैं, उनकी वैल्यू है। उसके बाद फिर इनके पास कस्टमर लिस्ट्स हैं जिनको ये टारगेट करते हैं। ये लिस्ट जो है ये बेच भी सकते हैं आगे, दूसरी ऐसी एडवर्टाइजिंग फर्म्स हैं और बाकी मार्केटिंग कंपनीज हैं जो इन लिस्टों को यूज़ करती हैं। ये ऐसा ही है जैसे एक एंटीवायरस बनाते हैं ना आप। एंटीवायरस क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर है, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन आप उसको बेच सकते हैं, तो वो आपका इंटेंजिबल एसेट है। तो ऐसे एसेट्स जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती लेकिन स्टिल दे हैव मॉनेटरी वैल्यू, फाइनेंशियल वैल्यू होती है उनकी, उनको हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। इसके बाद टेलीविज़न फ्रेंचाइज़ीज़ हैं उनकी, जो केबल नेटवर्क्स को उन्होंने दी हुई हैं, तो वो भी वैल्यूएबल है, उनके भी पैसे आते हैं, तो वो भी एसेट्स हैं उनके। स्पोर्ट फ्रेंचाइज़ीज़ हैं, स्पोर्ट्स में उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है? ब्रांड्स, ट्रेडमार्क्स, ये बहुत ज़रूरी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी ओवर द ईयर्स अपना ब्रांड बिल्ड करती है, कंपनी का एक नाम होता है, उसकी गुडविल होती है, उसको हम बोलते हैं ब्रांड। तो वो ब्रांड जो है उसकी एक वैल्यू होती है, तो उसे हम इंटेंजिबल एसेट के तौर पे लिखते हैं। अब ये नई कंपनीज़ की नहीं होती, नई कंपनीज़ की इतनी गुडविल नहीं होती। जो कई सदियों से कंपनियाँ चल रही हैं और उनके, फॉर एग्ज़ाम्पल सोनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल है, कोका कोला है, इस तरह की कंपनीज़ जो कि दे आर लॉन्ग ओवर देयर एंड दे हैव अ पर्टिकुलर वैल्यू फॉर कस्टमर्स। कस्टमर्स हैं उनके बहुत सारे, उनके एक ब्रांड नेम होता है, उसकी भी एक वैल्यू होती है, तो हम कहते हैं ये भी एक इंटेंजिबल एसेट है। फिर ट्रेडमार्क्स, अब कोका कोला का जो लोगो है, इसी तरह टाइम वार्नर का जो लोगो है, इसी तरह एप्पल का जो लोगो है, ठीक है? इस लोगो की भी एक वैल्यू है, ये उनका ट्रेडमार्क है। आपने देखा होगा समटाइम्स लोगों के ऊपर जो है छोटा-सा टीएम लिखा होता है कि ये ट्रेडमार्क्ड है, इसको कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये ट्रेडमार्क जो है ये एसेट होता है कंपनी का, कि अगर कोई इस्तेमाल करना चाहता है तो वो परचेज़ करेगा कंपनी से, ठीक है? एंड अदर टेंजिबल एसेट्स जैसे कॉपीराइट्स हो सकते हैं, अगर आप कोई बुक लिखते हैं और उसको बेचते हैं, कॉपीराइट्स हैं आपके पास उसके, किसी ने वो कॉपीराइट जब तक परचेज़ ना किए वो आपकी बुक को रिपब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है? तो इस तरह ये आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं बैलेंस शीट पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें करंट लायबिलिटीज़ हैं, करंट लायबिलिटीज़ 6 महीने से साल तक, 1 साल के अंदर-अंदर जो लायबिलिटीज़ आपने रीपे करनी होती हैं, उन्हें हम करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। 1 साल से लेंथी जो लोन्स होते हैं, जो आपने 1 साल के बाद भी रीपे करने होते हैं, उन्हें हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहते हैं। तो यहाँ पे देखें, मार्कस कॉर्पोरेशन एक कंपनी है, उसकी करंट लायबिलिटीज़ देखें, नोट्स पेबल। जो जो भी आपने अपने सप्लायर्स को नोट्स बना के दिए हुए हैं कि ये आप पेमेंट कर देंगे, उनको हम नोट्स पेबल में लिखते हैं। फिर जो आपके रेगुलर सप्लायर्स हैं जिनसे आप अक्सर परचेज़ करते रहते हैं, अकाउंट्स पेबल में लिखा हो। तो नोट्स पेबल थोड़े से लेंथी टाइम के लिए होते हैं, ठीक है? अकाउंट पेबल तो बहुत फ्रीक्वेंटली आप पे कर रहे होते हैं। तो इसकी डिस्टिंक्शन ये हो सकती है कि नोट पेबल जो है इट्स लाइक फ्रॉम 1 मंथ टू 6 मंथ। 1 महीने से ज़्यादा अगर डेज़ में आपने पेमेंट करनी है तो आप एक नोट बना के दे देते हैं, जैसे चेक बना के दे देते हैं, तो वो एक नोट पेबल बन जाता है।
अकाउंट पेबल्स वो हैं जो रेगुलर पेमेंट्स आप करते रहते हैं, तो इनमें बहुत थोड़ा डिस्टिंक्शन है आपस में। देन करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, बैंक से आपने 5 साल का एक लोन लिया है, लेकिन उसकी एक पेमेंट है जो अगले 6 महीने में आपने करनी है, तो वो उस लोन की करंट मैच्योरिटी है। वो लोन तो लॉन्ग टर्म है लेकिन उसकी करंट मैच्योरिटी है, तो वो भी करंट लाइबिलिटीज में लिखा जाएगा। फिर जो आपने टैक्सेस पे करने होते हैं वो अक्सर कंपनी जो है क्वार्टरली पे करती हैं, 3-3 महीने के बाद पे करती हैं, तो वो भी टैक्स पेबल में लिख दिया जाता है। और फिर जब टैक्स पे करने की डेट आती है तो उस पर पे कर दिया जाता है, तब तक वो एज अ लाइबिलिटी उनकी स्टेटमेंट्स पे शो होता है। तो देखिए यहाँ पे इन थाउजेंड्स है, ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती, कंपनीज में बहुत टैक्स पे किया जाता है। तो ये आप 14,889, ये भी थाउजेंड है, इनके आगे 3 जीरो लगा दें तो ये टोटल डॉलर्स हैं जो इस कंपनी ने टैक्स की मद में पे करनी है। तो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है जो कि इस क्वार्टर के लिए। अदर करंट लाइबिलिटीज कोई छोटी मोटी बाकी लाइबिलिटीज हैं, जैसे आपने कोई मेंटेनेंस करवाई है मशीनरी की, अपनी इक्विपमेंट की, फॉर एग्जांपल अगर आपने वाइट वॉश करवाया है बिल्डिंग में, कोई इस तरह के छोटे मोटे काम है, आपके कैफेटेरिया के एक्सपेंसेस हैं, तो बहुत छोटे एक्सपेंसेस जिनके लिए अलग अकाउंट बनाना इतना फिजिबल नहीं है, उनको आप अदर करंट लाइबिलिटीज में लिख देते हैं। उसके बाद एक्रूड कंपनसेशन पेबल, सैलरीज एक्सपेंस पेबल का नाम सुना था ना आपने, तो ये वही है एक्रूड कंपनसेशन पेबल, यानी वो कंपनसेशन या सैलरी जो आपने देनी थी लेकिन किसी वजह से इस पीरियड में आप पे नहीं कर पाए, तो उसको आपने पेएबल में लिख लिया। तो ये भी शॉर्ट टर्म होता है, 1-2 महीने के अंदर आपने क्लियर करनी होती हैं सैलरीज, तो ये भी आप पेबल्स में करंट लाइबिलिटीज में लिख दें। राइट, सो नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ऐसी लाइबिलिटीज जो 1 साल से ज़्यादा होती हैं, आपने बैंक से लोन लिए, आपने लीज पे बिल्डिंग ली है, ठीक है, मॉर्टगेज भी बोलते हैं उसको, तो ऐसी लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं। तो लॉन्ग टर्म डेट का मतलब ये है कि जो आपने लोन लिया है वो बैंक से भी हो सकता है, किसी और क्रेडिटर से भी हो सकता है। जो लोग आपको लोन देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। देन यू हैव अदर लाइबिलिटीज, वो लाइबिलिटीज जो लॉन्ग टर्म है बट इतनी बड़ी नोयत की नहीं है कि आप उनके लिए अलग अलग अकाउंट्स बनाएं, उनको आपने जंबल अप कर दिया, इकट्ठा कर दिया। जैसे आपके सप्लायर्स हैं और आपका बिजनेस, अब यहाँ पे एयरलाइन का बिजनेस है, तो एयरलाइन में आपको पता है जब लोग ट्रैवल करते हैं वो फूड भी खाते हैं ना ड्यूरिंग द फ्लाइट, तो एयरलाइन के एक सप्लायर है जो कि उन्हें फूड प्रोवाइड करता है, और वो लॉन्ग रन में पेमेंट्स होती हैं उसकी। जो कॉरपोरेशन, एयरलाइन कॉरपोरेशन है नॉर्थ वेस्ट की, वो लॉन्ग रन में उनको पेमेंट करती है। तो वो उनके पैसे, या फिर जो क्रू जो कि मेंटेनेंस कर रही होती है, या जिस एयरपोर्ट पे जाके वो अपना जो फॉर एग्जांपल प्लेन है उसको पार्क करते हैं, उसका जो रेंट है, ये सारी चीज़ें हो सकता है लॉन्ग रन में वो पे करते हो, तो उन छोटे छोटे अखराजात को वो जंबल अप करके अदर लाइबिलिटीज़ में वो लॉन्ग टर्म में लिख देते हैं। फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ या ऑब्लिगेशंस अंडर कैपिटल लीज। कैपिटल लीज का मतलब ये होता है, आप कोई लैंड, आप कोई बिल्डिंग या फिर कोई मशीनरी प्लांट को बहुत बड़ा परचेज करते हैं, उसे आप कहेंगे कैपिटल एक्सपेंस, बहुत बड़ा एक्सपेंस। तो उसकी जो ऑब्लिगेशंस है, उसके जो लोन है, उसको आपने लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस के नाम पे लिखा है। ठीक है, तो अगर आपकी एयरलाइन कंपनी है तो ऑफ कोर्स जहाँ पे आप अपने एयरलाइंस को पार्क करेंगे वो जगह भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो हो सकता है वो आपने लीज पे ली हो, उसके पैसे आप जो है ना दे रहे हो, तो पैसे थोड़े नहीं है वो, देखिए आप 308 मिलियन डॉलर्स, यहाँ पे आपको पता है कि ये बैलेंस शीट पे इन मिलियंस की अमाउंट्स लिखी हुई है, 308 मिलियन डॉलर्स जो है वो आपने लीज की हुई है, उसकी आपने लीज ली हुई है, ठीक, तो वो भी आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। सो इनका टोटल करेंगे तो ये टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो क्लासिफाइड बैलेंस शीट्स हैं इनमें क्लासिफाई करते हैं हम पूरे एक सेक्शन को, और एंड पे उस सेक्शन का टोटल भी देते हैं। Right. So last section, which is about owner's equity. So owner's equity section तीनों टाइप ऑफ बिजनेसेस के लिए डिफरेंट होगा। अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो आपकी ओनर्स इक्विटी लिखी जाएगी, अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो आपकी पार्टनर्स इक्विटी लिखी जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल लिखा जाएगा, और अगर आप कॉर्पोरेशन है तो लिखा जाएगा कैपिटल स्टॉक और शेयर होल्डर्स इक्विटी, और उसमें रिटेन्ड अर्निंग्स, कंपनीज की रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, ये भी हम बात करते हैं क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो आपकी पार्टनर्स कैपिटल लिखा जाएगा, हर पार्टनर के सामने उसका पार्टनर कैपिटल लिखा जाएगा, नासर्स कैपिटल, आमर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, इस तरह से लिखेंगे। अगर आप प्रोप्राइटर हैं, अगर आपका छोटा बिजनेस है, आप अकेले ओनर है, तो सिंपली ओनर्स इक्विटी जैसे हम पहले लिखते आए हैं ओनर्स कैपिटल के नाम से, वही अकाउंट चलेगा। अब जब कंपनीज होती हैं तो कंपनीज में फॉर एग्जांपल नॉर्डस्ट्रॉम एक कंपनी है जी शूज़ की, यूके की, तो आप देखें
कि उसकी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, यानी उस कंपनी के जो स्टॉक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स को ही स्टॉक होल्डर्स भी बोलते हैं, उनकी इक्विटी जो है वो लिखी गई है। कॉमन स्टॉक 2,71,331 शेयर्स के, इतने शेयर्स इशू हुए। अक्सर कंपनीज की बैलेंस शीट में जहाँ पे कॉमन स्टॉक का दिया गया होता है वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स भी मेंशन्ड होते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ शेयर्स आपके सामने लिखे हैं, उनकी अमाउंट भी लिखी हुई है। तो ये डॉलर में अमाउंट लिखी है कि इतने की वो इस वक्त वैल्यू है उन शेयर्स की। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स। अब कंपनी एक बिजनेस है और बिजनेस जब चलेगा उसको प्रॉफिट होगा। अब कंपनी प्रॉफिट के दो हिस्से करती है। एक को वो बोलती है, ये आपको लिख देता हूँ यहाँ पे कि नेट प्रॉफिट हुआ बिजनेस को, उसके दो हिस्से किए उसने। एक को हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो हम शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स को दे देते हैं क्योंकि वो इन्वेस्ट करते हैं ना कंपनी में, कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, तो वो ओनर है कंपनी के, तो उनको हम प्रॉफिट का एक हिस्सा दे देते हैं डिविडेंड की फॉर्म में। और दूसरे को हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। अब रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो कंपनी के अंदर ही रह जाती हैं, इसीलिए हम उनको रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं, क्योंकि हम रिटेन कर लेते हैं कंपनी के अंदर ही। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि बिजनेस प्रॉफिट से ही चलता है और उस प्रॉफिट का एक हिस्सा आप बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं ताकि बिजनेस को बढ़ाया जाए, बिजनेस की एक्सपेंशन की जाए। ठीक है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब ये होता है कि अभी तक, आज के दिन तक कंपनी ने कितने पैसे प्रॉफिट के रिटेन किए, बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर दिए, तो वो आपके पास यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स। अब ये रिटेन्ड अर्निंग्स लिखते कहाँ पे? शेयर होल्डर्स इक्विटी के अंडर लिखते हैं। तो टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी हमारी, जो जितने भी शेयर्स की वैल्यू होती है प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, इन दोनों की वैल्यू ऐड करके हमारे पास आती है। ओके जी, सो दिस वाज क्लासिफाइड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के मुख्तलिफ हिस्सों को हमने एनालाइज किया। आप किसी भी कंपनी की जो बैलेंस शीट है, ट्रेडिंग, स्पेशली ट्रेडिंग कंपनीज की, वो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि आखिर ये सेक्शंस क्या हैं, करंट एसेट्स क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या है, करंट लाइबिलिटीज क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या है, और इक्विटी सेक्शन क्या है। ठीक है, उनको आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और मैं इसकी एक एग्जांपल भी फ्यूचर में प्रोवाइड करूंगा। बाकी इसके बाद रिवर्सिंग एंट्रीज हैं, ये हमने करेक्टिंग एंट्रीज में इनका थोड़ा सा तज़किरा किया था, इनको एक बार देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो वो इंशाल्लाह ताला हम फिर उस पर डिस्कशन सेशन में हम उसको रिव्यू कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस चैप्टर को प्रिपेयर करें, जो इस चैप्टर की असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करें, और साथ साथ इश्यूज जितने भी इमर्ज होंगे उनको हम डिस्कस करते रहेंगे। टेक केयर।